हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनरेशन वॉर इस सीरीज का अगला दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, आप वहां से जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अब साल 1943 का आ गया है और विलियम और फ्रेडरिक को बर्लिन छोड़े 2 सालों से भी ज्यादा वक्त हो गया है। लीडर्स उन्हें और जवानों को उम्मीद दे रहे हैं कि जल्दी ही फाइनल बैटल लड़ी जाएगी, जिसके बाद वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन न जाने वो दिन कब आने वाला है। जहां पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि जर्मन्स मॉस्को के काफी नजदीक पहुंच गए थे और मॉस्को सिर्फ वहां से अब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। लगभग 2 सालों के बाद आज मॉस्को 360 किलोमीटर दूर हो गया है। मतलब जर्मन्स पीछे हट रहे हैं और हार रहे हैं और रशियंस ने जर्मन्स को खदेड़ दिया है और वॉर अभी और लंबा होता नजर आ रहा है। इन 2 सालों में ग्रेटा रेडियो पर बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस सिंगर बन चुकी है। उसका गाना अक्सर चार्ली हॉस्पिटल में रेडियो पर सुना करती है। इधर फ्रंट लाइन पर फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ बैठा था, तभी वहाँ पर अभी ज्वाइन हुए नए 2 लड़के आते हैं और इनसे बात करने लगते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। इनको बीच में ही फ्रेडरिक रोकता है और बोलता है, लास्ट वीक में जो लड़का आया था उसका क्या नाम था? उसका साथी बोलता है कि पता नहीं। दूसरा साथी बोलता है कि जिसके सर के चीथड़े उड़ गए थे वो। तब फ्रेडरिक उन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर 4 हफ्तों तक जिंदा रहे तो हमें अपना नाम बताना। और फ्रेडरिक का साथी बोलता है कि तब तक तुम दोनों हमारे लिए सिर्फ 1 और 2 हो। उधर चार्ली को लिलीजा के बारे में सोचकर अभी भी चिंता और गिल्टी फील हो रहा है। इधर ग्रेटा डॉर्न से नाराज थी क्योंकि डॉर्न उसके वाइफ के साथ सेलिब्रेशन में था बजाय ग्रेटा के पास आने के। तो डॉर्न उसको पूरे यूरोप में टूर करवाने का वादा करता है और उसका पहला टूर फ्रंटलाइन रशिया में होगा, जहां विलियम और फ्रेडरिक की बटालियन है। अगले दिन ग्रेटा टूर पर निकलने से पहले विक्टर के माँ पिता से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई और ही मिलता है, जिसका मतलब था कि विक्टर के माता और पिता को भी बाकी ज्यूज के साथ कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जिसको ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जा रहे हैं बाकी ज्यूज के साथ ट्रेन में। उस ट्रेन में एक लड़की ट्रेन से भागने की कोशिश करने लगती है और उसका साथ विक्टर भी देता है। इधर फ्रंट लाइन पे विलियम की बटालियन अब मॉस्को से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर खदेड़ी जा चुकी है और अब जल्दी ही वॉर में अमेरिकन भी शामिल होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अगले दिन ये सब लोग रशियंस पे अटैक करने जा रहे हैं और उससे पहले आज रात को इन सब को रिलैक्स करने के लिए और खुश करने के लिए ग्रेटा का गाना रखा है और फिर रात को ग्रेटा का गाना होता है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ग्रेटा गाना गाती है और गाने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसको दोस्तों से, मतलब विलियम, फ्रेडरिक और चार्ली से। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर चारों सेलिब्रेट करने का सोचते हैं, पर तभी ग्रेटा को वहां बुलाने के लिए कोई आ जाता है। दरअसल ग्रेटा को कमांडर ने डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो ग्रेटा वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद विलियम भी जाने की बात करता है। दरअसल वो चार्ली को कोई होप नहीं देना चाहता था। अगर कभी वॉर में विलियम की मौत हो जाती है तो चार्ली को ज्यादा दुख ना हो, इसीलिए वो चार्ली से कभी अपने दिल की बात नहीं करता है और वो चार्ली के मन की बात भी जानता है, लेकिन वो डरता है कि चार्ली उसे अपने मन की बात कह देगी और विलियम मना नहीं कर पाएगा उसे, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता है और उसी के साथ गुस्से में चार्ली भी जाने की बात करती है। हालांकि फ्रेडरिक उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों भी नहीं सुनते और ये तीनों भी अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। और इधर विक्टर उस लड़की के साथ ट्रेन का फर्श तोड़कर ट्रेन से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन जर्मन्स रशियंस पर अटैक करते हैं और इस हमले में लुफ्तवाफे भी रशियंस पर अटैक करता है और ग्रेटा अभी तक यहीं पर है। उसे लेकर जाने वाला प्लेन बस उड़ने ही वाला है, लेकिन ग्रेटा अपने पीछे अपनी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपना सामान समेटने में लगी हुई है और उसे वॉर का या फिर यहाँ की सिचुएशन का कोई भी अंदाजा नहीं है। और तब तक प्लेन निकल जाता है और ग्रेटा यहीं पर रह जाती है और फिर उसे फील्ड हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा जाता है और वहाँ पर उसे फिर से चार्ली मिलती है, पर चार्ली के पास उससे बात करने का टाइम नहीं है। घायल सैनिकों को देखना है उसे और ग्रेटा है कि अपना बड़बड़ाना जारी रखती है कि वो बेवकूफ मुझे यहीं पर छोड़ चले गए और कमांडर भी अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए, और भी बहुत कुछ वो बड़बड़ाती जा रही थी। और तभी चार्ली ग्रेटा को उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो सैनिक मर रहा है, उसे डॉक्टर तक ले जाना जरूरी है। ग्रेटा के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, पर वो चार्ली की मदद करती है
इधर विक्टर और वो लड़की एक आदमी के सुखाने डाले हुए कपड़े चुराते हैं और पहन लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिना है। वो लड़की पोलैंड की है और वॉर्सो में रहने वाली है और वो ज्यू भी नहीं है। फिर दोनों भी अपने अपने रास्ते जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन्स आते हैं और उन पर अटैक करते हैं और दोनों भी साथ में वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद दिन आता है 7 जुलाई 1943 का और ग्रेट टैंक बैटल पिछले 3 दिनों से जारी है। मतलब जर्मन और रशियंस के बड़े बड़े टैंक एक दूसरे के सामने हैं और सैकड़ों सैनिकों की मौत हो रही है। विलियम फ्रेडलिन और उनके साथियों को लगा कि ये आखिरी बैटल होगा और शायद अब वॉर खत्म हो जाएगा। इस बैटल में 7000 से भी ज्यादा टैंक्स एक दूसरे के आमने सामने थे। विलियम की बटालियन उनकी मदद के लिए और सैनिक आएंगे इसकी उम्मीद कर रहे थे। फिर विलियम को उसकी बटालियन के साथ एक बिल्डिंग में टेलीग्राफ स्टेशन पर कब्जा करने के आदेश दिए जाते हैं और उनको कोई टैंक कवर नहीं मिलेगा क्योंकि आधे से ज्यादा जर्मन टैंक्स खत्म हो चुके हैं और 40% से भी ज्यादा जर्मन युवक खत्म हो चुके हैं और जितने बचे हैं सभी टैंक्स और मेन फील्ड पर है। तो ये काम विलियम को अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले ही करना होगा। फिर विलियम अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है और दुश्मन जोरदार इन पर हमला करता है। फिर भी विलियम की टीम डटकर उनका सामना करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी रशियंस की तरफ से टैंक से हमला होता है और जर्मन्स को पीछे हटना पड़ता है। इधर हॉस्पिटल में ग्रेटा से बात करते समय चार्ली अपना गिल्ट बताती है कि लिलिजा नाम की जो ज्यूइश औरत थी उसके साथ काम कर रही थी, उसकी वो मौत की वजह बनी है और इस बात से वो बहुत पछता रही है। इधर विलियम को ऊपर से मैसेज रिसीव होता है, उन्हें कोई भी रेनफोर्समेंट मतलब मदद या बैकअप फोर्स नहीं भेजी जा रही है क्योंकि टैंक कम है और लुफ्तवाफे के लिए फ्यूल खत्म हो चुका है और सैनिक भी बहुत कम बचे हैं क्योंकि एलाइड फोर्सेस भी अब वॉर में शामिल हो चुकी है और अब रशियंस के साथ साथ एलाइड फोर्सेस से भी इनको लड़ना होगा। ये सुन के विलियम बहुत नाराज होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उसे अपने भाई के साथ साथ सभी सैनिकों की फिक्र हो रही है। अगले दिन फिर से रशियंस के साथ बैटल जारी रहता है और अब रशियंस जर्मन्स पे भारी पड़ रहे हैं। मतलब रशियंस के पास बहुत अच्छे टैंक्स भी है और हथियार भी बहुत आधुनिक है, जबरदस्त है, लेकिन अब जर्मन्स के पास राइफल के लिए गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी है और ना ही इनके पास कोई टैंक है और ना ही इनके पास बहुत तादाद में सेना बची है। इतना ही नहीं, उनके पास तो कोई ग्रेनाइड तक नहीं बचा है। बिना हथियारों के अब जर्मन्स क्या ही लड़ेंगे। अपने साथियों को मरता देखकर विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है और उसे अब इस हालात में क्या करना चाहिए, वो अपनी सुध-बुध खोने लगता है। और तभी एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर विलियम के पास ही आकर फट जाता है और फ्रेडलिन को लगता है कि उसका भाई अब मर चुका है और अपने भाई को इस तरह से मरता देखकर वो पागल सा हो जाता है और राइफल लेकर गोलियां चलाते भागने लगता है और बस भागता ही रहता जाता है। तब तक वो नहीं रुकता जब तक वो टेलीग्राफ स्टेशन में नहीं जाता। फ्रेडलिन के साथ उसका एक और साथी भी उसके पीछे भागता है। वहाँ पर पहुंचकर फ्रेडलिन रोने लग जाता है कि इसी के लिए मेरा भाई और बाकी इतने सारे लोग मारे गए हैं। फिर दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उससे पहले अगर वो वहाँ से बाहर निकले तो रशियंस उनको मार देंगे। इधर विलियम मरा नहीं था, वो उठता है और बस पीछे की तरफ चलने लगता है और चलते चलते काफी दूर आ जाता है और उसे सामने टैंक और गाड़ियां दिखती हैं जो ब्लास्ट हो चुकी थी। उसमें से एक टैंक के अंदर जाकर वो बैठ जाता है। इधर बैटल में सिर्फ एक ही सैनिक बचा था और जब मैसेंजर आता है मैसेज लेकर तो उसे भी अपने साथ वो ले जाता है क्योंकि जर्मन्स पीछे हटने वाले हैं। इधर टैंक के अंदर विलियम की आंख खुलती है, उसे पास में किसी के होने का एहसास होता है। वो माचिस जलाकर देखता है तो उसी टैंक के अंदर एक जला हुआ रशियन सैनिक था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो विलियम से पानी मांगता है और विलियम उसे अपनी बोतल दे देता है। इधर फ्रेडलिन अभी तक वही है, उसकी भी आंख लग गई थी पर अचानक से उसकी आंख खुलती है तो उसका साथी उसे बताता है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि एक चमत्कार की तरह मेरी माँ ने मुझे 48 साल की उम्र में जन्म दिया था और उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी माँ के लिए वापस जाना ही होगा। और फिर दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर रशियन से बचकर अपने साथियों के पास जाने का फैसला करते हैं
और फ्रेडलिम का साथी भूल जाता है कि फ्रेडलिम ने उसे अपना सर नीचे रखने के लिए कहा है, क्योंकि रशियन स्नाइपर उन पर नजर गड़ाए रखे हैं। और वो उठ जाता है और तभी उसके सर पर पीछे से आकर एक गोली लग जाती है और बाकी रशियंस भी बाहर निकलकर फ्रेडलिम की तरफ आने लगते हैं। तब फ्रेडलिम रशियंस का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि आजू बाजू में कोई भी जर्मन होने के आसार ना के बराबर थे और सब तरफ सिर्फ रशियंस ही थे, तो बचकर निकलने का यही एक रास्ता उसे दिख रहा था। फिर अगले दिन सवेरे विलियम की आंख खुलती है तो वो रशियन सैनिक मर चुका था। विलियम वहाँ से बाहर आता है और फिर से चलने लगता है। इधर फ्रेडलिम अपने साथियों तक पहुंच गया था, लेकिन उसने रशियन यूनिफॉर्म पहना था, इसीलिए 2 जर्मन बच्चे उसे गोली मार देते हैं और फ्रेडलिम गिर जाता है। उसके पास आने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो फ्रेडलिम है। इधर विलियम के अंदर और ताकत नहीं बची थी कि वो और चल पाए, वो चलते चलते ही गिर जाता है। इधर फ्रेडलिम को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, पर वहाँ पर डॉक्टर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है ऐसा कहकर दूसरे पेशेंट का इलाज करने लगते हैं। पर जैसे ही चार्ली फ्रेडलिम को देखती है, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे बचा लीजिए, वो मेरा दोस्त है। और चार्ली के कहने पर डॉक्टर फ्रेडलिम को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। इधर विलियम जहाँ गिरा था वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है और वो उठकर उस घर में जाकर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। जो लोग यहाँ रहते थे उनका सारा सामान जैसा का वैसा था, शायद जर्मन्स ने उन्हें मार डाला होगा। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्रेडलिम को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और चार्ली को बहुत खुशी भी होती है। फिर होश में आने के बाद फ्रेडलिम चार्ली को बताता है कि विलियम मारा गया है। ये सुनकर चार्ली का तो दिल ही अंदर रोने लग जाता है। उसकी सारी उम्मीद, सारा इंतजार जैसे एक पल में खत्म हो चुका है और जैसे उसकी जिंदगी अब दिशाहीन हो गई है। इधर विलियम अब उसी घर में रहने का फैसला करता है। शुरू में वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, फिर अपने कमांडर के लिए, और अब वो अकेला था। अब वो किसके लिए लड़ता? बाद में हॉस्पिटल से फ्रेडलिम और ग्रेटा एक साथ ही चार्ली को अलविदा करते हैं और घर के लिए मतलब बर्लिन जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद जी भर के चार्ली 5 की तस्वीरें देखकर रोती है और उस रात के बाद हर रात वो डॉक्टर के कमरे में सोने लगती है। इधर फ्रेडलिम घर वापस आता है, लेकिन उसके पापा उसका अच्छे से स्वागत नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि फ्रेडलिम कुछ बड़ा करके आया है। उन्हें तो विलियम पर नाज है, और अगर फ्रेडलिम वॉर में मर जाता तो शायद उन्हें फ्रेडलिम पर भी नाज होता। ग्रेटा भी वापस बर्लिन में आ गई है और वो जहाँ रहती है उसके नीचे कैफे है। वहाँ पर कुछ लड़के ग्रेटा को गंदी तरह से छेड़ने लगते हैं, तो उनके यूनिफॉर्म्स देखकर ग्रेटा ने जो हॉस्पिटल में देखा था उसे याद कर ग्रेटा उन जर्मन्स को कहती है कि जेंटलमैन्स, आपकी फाइनल जीत कैंसिल हो गई है और अगर आपको असली हीरो बनना है तो आपको जल्दी करनी चाहिए। और ग्रेटा के इस जवाब से सभी जर्मन सैनिक हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि जर्मनी नहीं जीतेगा, ये बर्लिन में खड़े होकर ग्रेटा ने कहा था। ऐसा कहना मतलब ये देशद्रोह था। इधर विक्टर और वो लड़की एक जगह पर छुपे हुए थे और उस जगह का मालिक उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो उन दोनों को भी अपने घर में बुलाकर खाना भी खिलाता है और अपने घर में कुछ दिनों तक रहने की इजाजत भी देता है, और फिर मार्केट से घर के लिए कुछ सामान लाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ जो लड़का था वो इन दोनों को बताता है कि वो जर्मन्स को बुलाने के लिए गया है। इधर शहर में फ्रेडलिम को शहर के बच्चे जो 16 साल के, 15 साल के या 14 साल के हैं, वो उसे कायर कहकर उसका अपमान करने लगते हैं और कहते हैं कि अगले साल वॉर में हम जाएंगे और पूरा यूरोप जर्मन्स का बना देंगे। ग्रेटा डॉर्न से बात करने के लिए उसके घर पर फोन करती है, लेकिन डॉर्न को ये बात पसंद नहीं आती। इधर वो लड़का विक्टर और एलिना को कुछ लोगों से मिलवाता है जो जर्मन्स के खिलाफ थे और छुपकर जर्मन्स के खिलाफ लड़ रहे थे। इधर फ्रेडलिम उन बच्चों की बात सुनकर वॉर फ्रंट पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उनके जैसे 17 साल के बच्चे वहाँ पर हर रोज मारे जा रहे हैं और उनकी माएं घर पर उनके बच्चों का इंतजार कर रही है। उनको बचाने के लिए फ्रेडलिम को लगता है कि उसे फ्रंट पर जाना जरूरी है। फ्रेडलिम की माँ उसे वापस जाने से बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडलिम नहीं रुकता। इधर विलियम उसी घर में रह रहा है। उसे वापस जर्मनी जाने का भी ख्याल नहीं आ रहा है और ना ही उसे अपने साथी या देश के लिए लड़ने जाने का ख्याल आ रहा है। वो वहीं पर तालाब की मछलियाँ पकड़कर उन्हें पकाकर खाता है और उसी घर में रहता है। लेकिन अचानक से वहाँ जर्मन सैनिक आ जाते हैं। वो विलियम को नहीं जानते थे। उन्हें विलियम का जर्मन जैकेट मिलता है और वो दोनों विलियम को कायरता के लिए और देशद्रोह के लिए पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं।
इधर ग्रेटा को वही जर्मन ऑफिसर आकर अरेस्ट करके ले जाता है जो सुबह ग्रेटा को छेड़ रहा था, और वो ग्रेटा को बताता है कि तुमने सवेरे हमारे देश के जीत के बारे में गलत शब्द बोले थे और ये एक देशद्रोह का अपराध है जिसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है और तुम्हें सजा भी दी जाएगी। फिर इधर विक्टर और एलिना उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो जर्मन के खिलाफ छुपकर लड़ते हैं। वो लोग इन दोनों पर यकीन करने से पहले इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये दोनों जर्मन जासूस तो नहीं हैं, और फिर एलिना और विक्टर उनके साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर उन लोगों को ज्यूज लोगों से दिक्कत थी, वो लोग अपने साथ ज्यूज लोगों को नहीं रखते थे और एलिना विक्टर ज्यू नहीं है कहकर उनसे झूठ बोलती है। इधर ग्रेटा से मिलने डॉर्न आ जाता है और ग्रेटा उससे झगड़ने लगती है कि तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, और भी बहुत कुछ कहकर उससे झगड़ने लगती है। लेकिन डॉर्न कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। तब ग्रेटा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन डॉर्न ग्रेटा के पेट पर बहुत ही जोरदार पंच मारता है क्योंकि उसे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। इधर विलियम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और पिछले 4 सालों से जिस कमांडर के लिए विलियम लड़ रहा था वो आकर विलियम को बताता है कि तुम्हें मौत की सजा दी गई है और कल सुबह 6 बजे तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। और फिर हम फ्रेडम को देखते हैं जो फिर से वॉर फ्रंट की तरफ जा रहा है और उधर ग्रेटा बेहोश अकेली जमीन पर पड़ी है और विलियम भी कमरे में अकेला ही बैठा है। चार्ली डॉक्टर के साथ है और विक्टर को पेड़ से लटका दिया है और विक्टर के कपड़े खून से सन चुके हैं और विक्टर के गले में कुछ लिख कर लटका दिया है और विक्टर के गले में जो बोर्ड लटका है उसके ऊपर क्या लिखा है, आगे क्या होता है इन 5 के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आगे भी है, लेकिन वो कहानी तीसरे पार्ट में मतलब आखिरी पार्ट में बताई गई है। तो इसके आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज मत जाइए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।